हाँ देखिए, आज हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, ठीक है। और अपवर्तन से संबंधित जो जो टॉपिक है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है, मतलब टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तब अपवर्तन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए, एक पृष्ठ होता है या काल्पनिक पृष्ठ होता है ना, जो दो माध्यम को अलग करता है। इधर मान लीजिए वायु है, इधर हम लोग जल ले लेते हैं, ठीक। इसके ऊपर जल है, इसके नीचे जल है, इसके ऊपर क्या है, वायु है। या ऐसा पृष्ठ है जो दोनों को अलग किया है, ठीक। जब प्रकाश इस पृष्ठ पे पड़ता है, प्रकाश की एक किरण इस पृष्ठ पे पड़ती है, तो क्या होता है, हम लोग एक काल्पनिक रेखा यहाँ से अभिलंब खींचते हैं, ठीक। और देखते हैं कि जो इसका मार्ग है वो सीधे न जाकर थोड़ा सा झुक जाता है अभिलंब की ओर। इधर झुकता है अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाता है। और कभी कभी तो यह अभिलंब से दूर भी जाता है। यह प्रकाश की किरण है, यहाँ पर हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। यह सीधे ऐसे न जाकर और ऐसे हो जाता है। यह भी अपवर्तन है, यह भी अपवर्तन है। अपवर्तन का परिभाषा सीधा है, प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना। प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना ही अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश अपने मार्ग से कैसे विचलित होगा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, ठीक है। इसका सीधा परिभाषा एक लाइन में लिख लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह क्या है, आपतित किरण। क्या है ये, क्या है, अपवर्तित किरण। यह क्या है, आपतन बिंदु। क्या है, हाँ। यह क्या है, अभिलंब। सारा चीज बताए हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, अपवर्तित किरण। यह आई है, यह क्या है, आर है। आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपतित किरण। ये तो इसी में का हो गया ना, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये आपतन कोण, अपवर्तन कोण। ये पर अपवर्तन पृष्ठ है। क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ से प्रकाश जो है अपवर्तित होता है ना। और यह क्या है, अभिलंब है, ये तो इसमें का है। अपवर्तक पृष्ठ इसमें भी है, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब आपतित किरण, जब कोई किरण आपतन माने अपवर्तक पृष्ठ पे पड़ती है तो क्या होता है, या तो वह विलंब से दूर जाती है या तो विलंब से पास आती है। इसका कोई नियम होगा ना, यह क्यों पास चला आया, यह क्यों दूर चला गया, इसका कोई नियम होगा। नियम क्या है, ध्यान से सुनो। जब प्रकाश विरल माध्यम में जो है कण दूर दूर होते हैं ना, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्या होता है, अच्छा, उसका उल्टा चले आओ। यहाँ पर जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचता है तो वह क्या होता है, अभिलंब से दूर जाता है। समझ में आया। अब इसमें क्या है, जब विरल से सघन में जाएगा तो आई बड़ा होगा आर से,
आई बड़ा होगा। हाँ, कभी कभी परीक्षा में यही पूछ देता है कि अपवर्तन में जो है आई आपतन कोण बड़ा है अपवर्तक कोण से, तो हम क्या समझते हैं, तो हम यही समझते हैं कि प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन में जा रहा है। ठीक है, जब यह वाला कंडीशन दे देगा आई छोटा है आर से, तब हम क्या समझते हैं, प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है। समझ में आया? तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए, अपवर्तन का कारण, इसका कारण क्या है, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होना। जैसे आप माध्यम एक है, कोई माध्यम है पारदर्शी माध्यम, यहाँ माध्यम 2 है, इसमें प्रकाश की चाल V1 है, इसमें प्रकाश की चाल V2 है। ठीक है, तो V1 चाल से यहाँ आएगा, जैसे इसमें पहुँचेगा V2 हो जाएगा। जब प्रकाश की चाल बदलता है तो वहाँ पर विचलन होता है। क्या होता है? एकदम पक्का है। जब प्रकाश की चाल जहाँ पर बदलेगा, जब किसी भी वस्तु की चाल बदलेगी तो वहाँ तुरंत विचलन होगा। ठीक है ना? यहाँ से V1 चाल से आ रहा था, अपवर्तक पृष्ठ पहुँचा, वहाँ से उसका चाल V2 हो गया। जब V2 हो गया तो क्या हुआ, चाल बदल गई। जब चाल बदल गया तो उसके मार्ग में विचलन हो जाएगा, और उसी विचलन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन कारण लिख लो, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, इसलिए प्रकाश में अपवर्तन होता है। इसलिए प्रकाश में अपवर्तन होता है। ठीक, अपवर्तन के नियम आ जाइए। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम क्या है, ध्यान से देखिए। बोले, देखो पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु। पर खींचा गया विलंब, खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, दूसरा बोले आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। नियत होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसको समझ लो ध्यान से। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। इसको समझो ध्यान से। देखो, नियतांक पहले क्या होता है, पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, नियतांक क्या होता है, बहुत दिन से तुम लोग सुने उस नियतांक। नियतांक 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 होता है क्या, उसको समझो। चलो देखो ध्यान से। हाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पर वायु है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर भी वायु है,
यहाँ पर भी जल है, यहाँ पर भी वायु है और यहाँ पर जल है। क्या है? ठीक है। विद्यार्थी नंबर 1 आया, यहाँ पे θ1 कोण से प्रकाश को जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कराया। θ1 कोण पर प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए डाला और यहाँ पे अपवर्तन कोण उसने क्या पाया? θ2। क्या पाया? विद्यार्थी नंबर 1, ठीक है। इसने क्या किया? अपना साइन θ1 बटे साइन θ2 का मान निकाल कर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इतना काम विद्यार्थी 1 किया। और दूसरा विद्यार्थी आया, उसने जो प्रकाश वायु जल इसका भी है, वायु जल इसका है, सबका माध्यम एक है ना। दूसरा विद्यार्थी जो है आया, प्रकाश किरण को अविलंब से अल्फा कोण पर इस पे डाला और बाद में जो है अपवर्तन कोण उसको बीटा मिला। उसने भी साइन अल्फा बटे साइन बीटा का मान निकाल कर यहाँ पे रखा। ठीक है। और तीसरा विद्यार्थी आया, उसने क्या किया? φ1 कोण पर जो है प्रकाश किरण को डाला और यहाँ पर हमें φ2 मिला। क्या मिला? हाँ, वायु जल। ध्यान रहे, वायु जल सबका है। यहाँ पे क्या होगा? साइन φ1 बटे साइन φ2 का भी मान निकाल कर वो यहाँ पे रखा। ठीक है। अब तीनों लोगों का मान क्या है? बराबर आया। तीनों लोगों का मान क्या है? बराबर। अब बराबर आएगा भी अगर यहाँ पे वायु जल वायु जल वायु जल माने माध्यम एक हो। ठीक है, माध्यम एक है, आप प्रकाश की किरण को उसमें डालते हैं तो क्या होगा? तीनों मान बराबर होगा। जब तीनों मान बराबर होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं? हाँ, इस पे आप 1000 प्रयोग कीजिए। आप इसको बढ़ा के घटा के छोटा बड़ा करके आप इसका मान ज्ञात कीजिए और साइन θ1 साइन θ2 का मान ज्ञात करके भाग दीजिए। जो आंसर आएगा वो हर बार एक ही आएगा। समझ आया ना? और अंक में उदाहरण लेते हैं। मान लो हम 30 अंश के कोण पर यहाँ पे प्रकाश को डालें, 30 अंश के कोण पे डालें और यहाँ पे अपवर्तन कोण मान लो मुझे 15 अंश मिल गया, तो साइन 30 बटा साइन 15 अंश का जो मान निकालेंगे वही सबका बराबर होगा। ठीक है। तो एक माध्यम के लिए, एक प्रकाश के लिए साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसको किसने बताया था? स्नेल ने बताया था। किसने बताया था? स्नेल ने बताया था। इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो प्रत्येक स्थिति में हम लोग क्या जानेंगे? प्रत्येक स्थिति में साइन θ1 बटे साइन θ2 बराबर साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर साइन φ1 बटे साइन φ2 बराबर क्या होगा? सेम होगा, सेम मान होगा, इसलिए नियतांक। ठीक है। नोट नंबर 1, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक होता है। उस नियतांक का नाम दिया गया 1 and 2। 1 and 2 का मतलब क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक। नोट नंबर 1 है, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। ठीक। नोट नंबर 2 चले। देखो 1 n2 बराबर होता है n2 बटा n1। क्या होता है? 1 n2 का मतलब क्या होता है? n2 बटे n1। जैसे देखो ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। प्रकाश यहाँ ऐसे पड़ा और यह विलंब हो गया, ऐसे झुका। ये आई कोण, ये क्या हो गया? आर कोण। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2।
ठीक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है अभी हम बताएंगे, थोड़ा सा समझ लो। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है कि अगर किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ज्ञात किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। वायु या निर्वात के सापेक्ष ज्ञात हो तो उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। लेकिन जब हम साइन आई बटे साइन आर करेंगे, साइन आई बटे साइन आर करेंगे तो हमें 1n2 मिलेगा। 1n2 मिलेगा मतलब कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष मिलेगा। ध्यान से समझो एक बार फिर से। यहाँ पे n1 है, यह क्या है, अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है ना, वायु के सापेक्ष। वायु कहाँ है, ये वायु नहीं है, यहाँ माध्यम एक है, माध्यम 2 है, इसमें वायु नहीं है। n1 क्या है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, n2 क्या है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है। लेकिन जब साइन आई बटे साइन आर करेंगे, साइन आई बटे साइन आर करेंगे तो हमें 1n2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1n2। 1n2 का मतलब होगा, 1n2 का मतलब होगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। 1n2 का मतलब क्या होगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक, इसीलिए हम 1n2 को क्या लिखते हैं, n2 बटा n1। 1n2 बराबर क्या होता है, n2 बटे n1। इसको नोट कर लो। या n2 है दूसरे माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। और n1 क्या है, पहले माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। 1n2 क्या है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। हाँ, नोट नंबर 3। जब प्रकाश सघन से विरल में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम सघन माध्यम में जाता है ना, में प्रवेश करता है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। एक बात यह बताओ, जैसे कि ये विरल माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम है, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक गया। हमें ये बताओ प्रकाश की चाल किसमें अधिक है, किसमें कम है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश जो है अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो हमें यह बताइए प्रकाश की चाल किसमें ज़्यादा है, पहले माध्यम में अधिक है, दूसरे माध्यम में कम है। जब अभिलंब की ओर झुकेगा तो समझ जाओ यहाँ पे इसका चाल क्या है, कम है, झुक जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, आई बड़ा होता है आर से। ठीक, आई बड़ा होता है आर से। और चौथा पॉइंट लिख लो इसी का उल्टा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अभिलंब से दूर हो जाता है। इस कंडीशन क्या होता है, आर बड़ा आई होता है।
जब दो माध्यमों के अपवर्तनांक समान हैं, जब दो माध्यमों के अपवर्तनांक समान हैं, तब उस स्थिति में I बराबर R होता है। तब उस स्थिति में I बराबर R। ठीक। अच्छा, छठा नोट लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। छठा में सब मैं 1n2 बराबर क्या होता है, n2 बटा, पहले 1 मिनट ऐसे, साइन I बटे साइन R हम लोग पढ़े हैं, तो इसको क्या लिखते हैं 1n2 बराबर साइन I बटे साइन R, या तो ऐसे चलो इससे n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2 बराबर लेमडा 1 बटे लेमडा 2। ठीक, लेमडा 1 लेमडा 2 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, अरे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। फिर से समझ लो, 1n2 बराबर साइन I बटे साइन R, ये तो जानते थे। 1n2 का n2 बटे n1 सही है, अपवर्तनांक है ना। और n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2। v1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, v2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। लेमडा 1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। लेमडा 1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। लिख लो, ये नहीं जानते हो तो। पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक, और लेमडा 2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। ठीक, नोट कर लो। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। हाँ देखिए, तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, चाल बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति क्या होता है, एक सेकेंड में कंपनों की संख्या। प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो सीधी रेखा में तो जाता है, लेकिन कंपन करते हुए जाता है। बात समझ आई नहीं। जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, मतलब हमारे पास से तुम्हारे पास तक जाता है, समझ आया, तो सीधी रेखा में जाता है, ये बात तो अलग है। लेकिन सीधी रेखा में जाता है तो कंपन करते हुए जाता है। ठीक, और कंपन करते हुए जाता है, और एक सेकेंड में जितना कंपन पहले माध्यम होगा, वही उतना कंपन एक सेकेंड में दूसरे माध्यम में होगा। बात समझ आई नहीं। तो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान, माने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। अगर पहले माध्यम में एक सेकेंड में यह 10 कंपन कर रहा है, इस माध्यम में भी एक सेकेंड में कितना कंपन करेगा, 10 कंपन। समझा, तो हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं हम लोग अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा जानते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, ध्यान से देखो, बोले। हाँ, अपवर्तनांक बराबर होता है, देखो अपवर्तनांक होता है एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, हाँ, तो पहले हम लोग अपवर्तनांक जान लेते हैं, फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, थोड़ा सा लिख लो, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल।
दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष कोष्ठक में लिख लेना। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? V1/V2। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है थोड़ा सा नोट कर लो क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कुछ नहीं होता है। यही पहला माध्यम अगर y हो जाए, पहला माध्यम क्या हो जाए? y। या तो ऐसे लिख लो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक y के सापेक्ष ज्ञात किया जाए। लिख लो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक y या निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाए, तब इसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तब उसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। n उसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c/v। थोड़ा सा मैं चित्र द्वारा समझता हूँ। जैसे मान लो यहाँ y है, क्या है? y है। इसमें प्रकाश की चाल क्या है? c। क्या है? c। प्रकाश की चाल क्या है? c। देखो, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ रहा है तो उसका कुछ चाल होगा ना, वह चाल क्या है? c। या दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, इसमें प्रकाश की चाल है v। तब इसका अपवर्तनांक हमें दूसरे का ज्ञात करना है पहले के सापेक्ष। तो क्या होगा? 1n2 बराबर c/v। अगर इधर y है तो यहाँ पर 1n2 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम लोग n कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अगर n बराबर c/v हम लिख दिए, इसका मतलब हमें पता चलेगा यह जो अपवर्तनांक है y के सापेक्ष निकाला गया है। किसके सापेक्ष निकाला गया है? हाँ, अगर n के स्थान पे दूसरा रहेगा तो वहाँ पे हम लोग ANG, WNG या LNW ये सब लिखेंगे। लेकिन यहाँ जब y रहेगा इस तरफ तो डायरेक्ट n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? n। बात समझ आया ना? n बराबर c/v कब होगा? जब पहला माध्यम y हो और दूसरा माध्यम कोई माध्यम हो। y प्रकाश की चाल c और इस माध्यम प्रकाश की चाल v। तब अपवर्तनांक n बराबर c/v। ठीक है, क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इसमें एक बात ध्यान देना, नोट में लिख लो, ध्यान से देखो। यह भी चाल है, यह भी चाल है। इसका मात्रक कैंसिल हो जाएगा। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। देखो, n बराबर क्या था? c/v। यह c मीटर पर सेकेंड में होगा और यह भी मीटर पर सेकेंड में होगा। तो मीटर पर सेकेंड ऊपर, मीटर पर सेकेंड नीचे, कैंसिल। तो क्या होगा? अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है।